पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशन पार्ट 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2। तो आइए देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियमों को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम, जिसे हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। तो क्या होता है कक्षाओं का नियम? सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यानी कि जो सभी ग्रह होते हैं वह सूर्य के परितः चक्कर लगाते हैं और दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य जो होता है उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यही जो है केपलर ने पहला नियम दिया था, जिसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। क्यों कक्षाओं का नियम कहते हैं? क्योंकि जो सभी ग्रह होते हैं वह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य के परितः चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब दूसरा नियम क्या है? क्षेत्रफलों का नियम। तो इसको देखते हैं। किसी ग्रह को मान लेते हैं एक दो ग्रह है P और Q। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। यानी किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है, समान समयांतराल मान लेते हैं कि वह कोई ग्रह है जो P बिंदु पर है और किसी समयांतराल डेल्टा T समय में वह बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो वो कह रहा है कि जितने समय में, यानी कि समान समय में, यानी डेल्टा T समय में वह डेल्टा थीटा क्षेत्रफल क्या करता है, पार करता है। यही हमारा द्वितीय नियम कहता है। अर्थात जो ग्रह की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है वो क्या होती है, नियत रहती है। ठीक है। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह जो केपलर का द्वितीय नियम है यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी यह क्या करता है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब हम पढ़ेंगे आगे तृतीय नियम, यानी परिक्रमण काल का नियम B से कहते हैं। तो इससे पढ़ने से पहले इसको हमको जानना जरूरी है। ये कोई क्या है, दीर्घवृत्त है। ठीक है। दीर्घवृत्त में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घअक्ष और इसको बोलते हैं लघुअक्ष। ठीक है। मान लेते हैं इसका कुछ नाम रख देते हैं। ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा CD। अब जो ये दीर्घअक्ष है इसको हम यहां से यहां तक की दूरी बोलते हैं अर्ध दीर्घअक्ष। ठीक है। और ये यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं अर्ध लघुअक्ष। ठीक है। क्योंकि इस चीज को हम तीसरे नियम में देखेंगे। तो तीसरा नियम क्या है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल T, परिक्रमण क्या होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। यानी किसी ग्रह के परिक्रमण काल T का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घअक्ष की दूरी क्या है, A की तृतीय घात के समानुपाती होता है। यानी किसी ग्रह के परिक्रमण काल T का वर्ग समान अनुपाते दीर्घअक्ष A की तृतीय घात के समानुपाती। अब हम लोग इसको क्वेश्चन के तौर पे कैसे देखेंगे। मान लेते हैं दो ग्रह जिनके परिक्रमण काल, माना दो ग्रह जिनके परिक्रमण काल T1 तथा T2 है तथा अर्ध दीर्घअक्ष की जो दूरी है और दीर्घअक्ष की जो दूरी है वह A1 तथा A2 है। तो इसके थ्रू हम लोग कैसे फार्मूला प्राप्त करेंगे इसको देखेंगे। मान लेते हैं कि T1 बराबर K A1 का क्यूब
ये मान लेते हैं, चलिए समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब T2 बराबर Ka2 का होल क्यूब, ये T1 स्क्वायर छूट गया था, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर बराबर Ka1 का क्यूब, T2 स्क्वायर बराबर Ka2 का क्यूब। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो T1 का स्क्वायर बटे में T2 का स्क्वायर बराबर, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा A1 का क्यूब बटे में A2 का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 का होल क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है, T1 अपान T2 बराबर A1 अपान A2 पूरे का होल क्यूब 3/2, यानी कि इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, और इस फार्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए कर सकते हैं, यानी T1 अपान T2 बराबर A1 अपान A2 पूरे की घाते 3/2। अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे कैपलर का तीसरा नियम। तो कैपलर का तीसरा नियम क्या था कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी कि T स्क्वायर समानुपाते A का क्यूब। और इस पे हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर A1 अपान A2 का होल क्यूब। और हमारी जो A1 और A2 है वो दूरियां दे रखा है कि सूर्य से दो ग्रहों की औसत दूरियां 10 के पावर 13 और 10 के पावर 12 मीटर है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, A1 और A2 की जगह ला करके पुट कर देंगे, तो T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर 10 के पावर 13 और 10 के पावर 12 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का होल क्यूब बराबर T1 अपान T2 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1000 T1 अपान T2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि T1 अपान T2 बराबर अंडर रूट 1000 यानी 1000 बटे में 1 कर सकते हैं। इसको पुनः इधर आ जाते हैं, T1 अपान T2 बराबर, इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं इसको T1 अपान T2 और 100 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 10, यानी 10 अंडर रूट 10 अपान 1, यानी कि T1 रेशियो T2 बराबर आ गया 10 रूट 10 रेशियो 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर जो बल कार्य करता है वह उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की
तीव्रता कहलाता है। यानी कि मान लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर यम परीक्षण द्रव्यमान रखा गया है, जिसके कारण इस पर कोई बल I लगता है, यानी कि बल F लगता है। ठीक है, तो इस बिंदु पर जो है वो हमारा कहलाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। किसी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल का जो अनुभव हम करते हैं, और जो पिंड और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू होता है बल बटे में द्रव्यमान। यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन किलोग्राम, और यह एक क्या है, सदिश राशि है। और अगला हम देखेंगे कि इसकी बीमा कैसे निकालते हैं। तो इसकी बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बल का बीमा हमको मालूम होना चाहिए। तो बल का जो बीमा होता है ml t पे -2 होता है, और द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो क्या होता है m। तो m से m क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है हमारा इसकी बीमा l t पे -2। यानी कि इसका मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन किलोग्राम। यह एक सदिश राशि है और इसकी जो बीमा होती है LT पे -2 होती है। अब हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर, ये होता है। और हमारी जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है I बराबर F अपॉन m। तो जो F की वैल्यू है ला करके यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर इनटू स्मॉल m। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला एक और आ जाएगा निकल करके G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। तो एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य के ऋणात्मक मान को ही गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यानी कि अनंत से यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, किसी बिंदु तक गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, तो इस पे जो कार्य किया जाता है इस कार्य के ऋणात्मक मान को ही हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यानी कि V इक्वल टू होता है -w बटे में यम, या इसका एक और फार्मूला होता है -gm/r। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल बटे किलोग्राम होता है। और इसका बीमा निकालेंगे तो हम जानते हैं कि V बराबर हो जाएगा हमारा W का बीमा होती है ml/2 P पे -2, और द्रव्यमान का बीमा होती है m। तो
तो m से m कैंसिल हो जाएगा और इसकी बीमा जो होगी वो निकल जाएगी l पे 2 t पे -2, ये इसकी बीमा होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग को कुछ कंफ्यूजन है उसको दूर करना पड़ेगा। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे गुरुत्वीय विभव, तो उसमें भी हम लोग सेम यही डिफिनीशन ऐसे आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि यही डिफिनीशन होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस यही है कि उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्या है वो कार्य प्राप्त होता है, यानी कि उसमें जो है कार्य किया जाता था और इसमें हमको क्या है कि कार्य की प्राप्ति होती है। यानी कि इसको हम लोग डेफिनेशन से देखेंगे क्या कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U = होता है -G_m_E_m/r⁻। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में हमको क्या मिल रहा है, कार्य मिल रहा है। तो कार्य हमारा क्या है, अदिश राशि है, यानी कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी तब, यानी कि U = हमारा क्या है -W, तो इसकी बीमा हो जाएगी इसकी बीमा जो होगी वो कार्य की बीमा के बराबर होगी, और कार्य की बीमा जो होती है m l पे 2 t पे -2। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो mks पद्धति में होता है जूल और cgs पद्धति में होता है अर्ग। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे क्या क्या है। इसमें दो फैक्ट्स हैं, क्या है, पहला क्या है कि यदि r का मान इफ r का मान क्या होगा इनफाइनाइट का मतलब कि कोई भी वस्तु क्या है, कोई भी पिंड क्या है, अनंत पर है, ठीक है, यानी कि अनंत पर है, यानी कि U का मान तब क्या होगा 0 होगा, और जब 0 होगा यानी कि अनंत पर, यानी अतः अनंत पर किसी भी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। यानी कि जब RE का मान इनफाइनाइट होगा, यानी कि वस्तु कहां पे है, अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे होगा तो U का मान क्या होगा 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अनंत पर किसी भी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। दूसरा फैक्ट इसमें क्या है कि जब कोई भी पिंड अनंत से किसी बिंदु तक लाई जाती है, जब कोई भी वस्तु अनंत से किसी बिंदु तक लाई जाती है तो उसकी दूरी क्या होगी, घटेगी। यानी जब उसकी दूरी घटेगी तो U का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन U का मान बढ़ता नहीं है, क्या होता है, घटता है। क्योंकि ये क्या है,
ये माइनस में है। जब कोई भी वस्तु कोई भी वैल्यू जब माइनस में होती है और जब वो और बढ़ती है तो वो और क्या होती है, छोटी हो जाती है। यानी कि जब कोई पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर लाई जाती है तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U का मान घटता है, क्योंकि त्रिज्या r ही घटती है।